Good morning, dear students. Students, in today's class, we discuss our next history topic, साइमन कमीशन. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप पढ़ चुके हो कि हमने हिस्ट्री में कैसे गांधी जी ने आंदोलन किए थे भारत में अपने, और जो उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उनको कैसे रोकना पड़ता है आफ्टर जो वायलेंस हो जाती है, चौरी चौरा इंसिडेंट. देन स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेज आता है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है साइमन कमीशन ऑफ इंडिया. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 का जो एक्ट था, जिसको कि मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना था, जिसमें कि आपने पढ़ा था अंग्रेज़ों ने रॉल्ट एक्ट को भी लागू किया था और डायरकी सिस्टम, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू किया था. तो स्टूडेंट्स, उस रॉल्ट एक्ट को, उस 1919 के एक्ट को साइमन कमीशन रिव्यू करने के लिए भारत आता है. स्टूडेंट्स, बेसिकली अंग्रेज जो भी पॉलिसीज़ बनाते थे तो उन पॉलिसीज़ को 5 साल बाद या 10 साल बाद रिव्यू करते थे. रिव्यू इन द सेंस कि जैसे कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की उन्होंने कंट्री में, क्या वो सही चल रही है, क्या वो उनके बेनिफिट के लिए है, अगर तो है तो आगे उसको कंटिन्यू रखो, अदरवाइज़ उसको पॉलिसी को स्टॉप कर देते थे. सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो सर जॉन साइमन, साइमन कमीशन किसके नाम से बना हुआ था? सर जॉन साइमन, अंग्रेज अफसर था. ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको भारत भेजती है 1927 में, पहले ही आ जाता है. अंग्रेज़ों ने इतनी ज़्यादा उथल पुथल मचा दी थी, जिस कमेटी को 10 साल बाद रिव्यू करना था, तो साइमन कमीशन जो है 2 साल पहले ही भारत आ जाता है. 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है फॉर द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. इंडियन स्टैट्यूटरी मीन स्टूडेंट्स, द वर्ड स्टैट्यूटरी, यहाँ पे स्टैट्यूटरी का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, ठीक है, जो संविधान के द्वारा निर्धारित की गई कोई कमेटी, ठीक है. आप ये कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, तो उसका हेड कौन था? साइमन कमीशन. उसका हेड कौन था? सर जॉन साइमन. कब आया था? 1927. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे अपने स्टूडेंट्स. देन किस काम के लिए आया था? रिव्यू द वर्किंग ऑफ डायरकी सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरकी सिस्टम. डायरकी मींस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो डुअल गवर्नमेंट अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए. इसी में ही स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था रॉल्ट एक्ट के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने रॉल्ट एक्ट भी पढ़ा था. तो रॉल्ट एक्ट को एग्जामिन करने के लिए क्या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? नहीं, तो अदरवाइज़ वो आगे कंटिन्यू अगले 10 साल के लिए फिर से कंटिन्यू रहेगा. तो ऐसे अंग्रेजों की पॉलिसीज होती थी. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इन 1919 में जो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, मॉन्टेग वाज अ वाइसरॉय एंड चैम्सफोर्ड उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था. स्टूडेंट्स, तो इन्होंने जो उस टाइम पे 1919 में जो एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको रिफॉर्म करने के लिए साइमन कमीशन हमारा आता है. सो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका विरोध क्यों हुआ था. साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? साइमन गो बैक. स्टूडेंट्स, जब ये इंडिया पहुंचता है तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसमें कि जो लाला लाजपत राय थे, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, वो इस मूवमेंट में साइमन गो बैक के जो लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है पुलिस स्टेशन के बाहर लाहौर में, और वहाँ पर साइमन कमीशन को जब वो रेल से उतर रहा होता है, उतरने से पहले ही लोग जो है काले फ्लैग लेके, काले झंडे लेके खड़े होते हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं. सबसे बड़ा कारण क्या था स्टूडेंट्स? ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर वाइट. मतलब कि इसकी कमेटी के जितने भी मेंबर थे वो सब के सब अंग्रेज थे. अब उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी, अब 1927-28 की बात है, तो उस टाइम पे लग रहा है कांग्रेस पार्टी को भी इतने साल हो गए और इनको अभी तक हम पे भरोसा नहीं है. इन्होंने जो अपनी साइमन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए जो मेंबर्स की कमीशन बनाया है, ठीक है, उसमें एक भी इंडियन स्टूडेंट्स, उसमें एक सिंगल पर्सन कोई इंडियन को नहीं इन्होंने ऐड ऑन किया, कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं लिया.
सो इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे इसका विरोध होता है पूरे इंडिया में। ये शो करता है स्टूडेंट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, नस्ल भेदभाव को। तो इंडियंस को लगा कि भाई ये हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं, हमारे लिए हमारे ऊपर कानून बना रहे हैं और अपनी कमेटी में हमको ही नहीं जगह दे रही। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद स्टूडेंट्स लाला लाजपत राय बहुत सारी भीड़ को लेके, एक बहुत बड़ी भीड़ होती है कि जो रेलवे स्टेशन पे प्रोटेस्ट कर रही होती है, जिसमें कि पुलिस लाठी चार्ज करती है और वहाँ पर डीएसपी सांड्रस जो था स्टूडेंट्स, ठीक है, एएसपी सांड्रस आप कह सकते हो, तो उसने लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी के सर पे लाठी मार दी थी, जिसके बाद कि लाला लाजपत राय जी बहुत गंभीर चोटें लग जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं, आप ये कह सकते हो। देन स्टूडेंट्स आफ्टर दिस इंसिडेंट लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है ड्यू टू इंजरी 17 नवंबर 1929 को। सो इस चीज़ का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने एएसपी सांड्रस की हत्या की थी, ठीक है, बिकॉज बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे लाला लाजपत राय जी पंजाब के। तो इस इंसिडेंट के बाद ही लोगों के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा और भी ज़्यादा रोष था अंग्रेज़ों को लेके। सो स्टूडेंट्स अब इंडियंस को समझ आने लग गया था, या कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि अंग्रेज़ जो हैं वो आज भी हमसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अंडरस्टैंड। तो मतलब कि नस्ल भेदभाव करते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद फिर थोड़ा सिनेरियो चेंज होता है, फिर उसके बाद जो है अपने डिमांड्स के लिए लड़ाई तेज हो जाती है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है, साइमन कमीशन किस कमेटी को रिव्यू करने के लिए भारत आया था। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुका था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की, ठीक है जी। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की थी, कब किया था, 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट इज रिलेटेड विद मोतीलाल नेहरू, नॉट जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बच्चे जो है गलत क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। आंसर इज मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट जो है पेश की थी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सो इसमें इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स लगाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के लिए, मतलब अपने देश का, हमारे पास अपना संविधान होना चाहिए और उस संविधान में क्या होना चाहिए, उस टाइम पे इन्होंने ये दे दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, पहली बार एक बड़े लेवल पे मेजर इंडियन जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं टू ड्राफ्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब कि अपने संविधान को लेके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को लेके खुद कांग्रेस पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, और जिसमें कि उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से रिव्यूज़ दिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, हमारे संविधान में स्टेट लिस्ट होनी चाहिए। स्टेट लिस्ट मीन स्टूडेंट्स, जो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, आपका शेड्यूल 7 जो बोलता है, ठीक है, कि आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है जी। सो स्टेट लिस्ट की बात की, या इसको प्रोविंशियल लिस्ट भी बोल सकते हो। सेंट्रल लिस्ट की बात की, मतलब कि स्टेट लिस्ट में आगे स्टेट के काम, प्रोविंस के काम, जो एक प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी, और सेंट्रल लिस्ट में आ जाएंगे सेंटर के काम, जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब जिसको चलाएगी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। स्टूडेंट्स, उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू ने पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि लोगों के पास अपने कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, जो कि हमारे आज की डेट में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, हमने यूएसए से लिए हुए हैं, ठीक है। जो सेम यूएसए के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वही हमारी कंट्री के भी फंडामेंटल राइट्स हैं। इक्वल राइट फॉर वुमेन एंड फ्रीडम टू फॉर्म ऑफ यूनियन,
तो ऐसे कुछ राइट्स की बात की गई, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो आप लोग पढ़ते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, ठीक है जी, आपकी पॉलिटी का पार्ट है। तो उस टाइम पे नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी ने इस चीज़ की बात की थी कि इक्वल राइट फॉर वुमेन, जितना कि राइट टू मैन है उतना ही राइट टू वुमेन्स भी होना चाहिए, ठीक है। औरतों को भी काम करने का राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म ऑफ यूनियन, मतलब कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म ऑफ यूनियन, यूनियन इन द सेंस लाइक कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अपनी एसोसिएशन ऐसे हम बना सकें, अंडरस्टैंड। So this is very important point. And demand for adult suffrage. Students, what is the meaning of adult suffrage? Suffrage means right to vote. Suffrage का मतलब क्या होता है? Right to vote. So उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू जी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसको नेहरू रिपोर्ट से जाना जाता था। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट बेसिक पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे, आईएनसी का लाहौर सेशन। सो स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो लाहौर सेशन था इन 1929, बेसिकली 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है, उनका सेशन लगता है, जिसके प्रेसिडेंट थे, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे कांग्रेस सेशन के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, और जब लाहौर सेशन हो रहा था तो वहाँ पर प्रिजाइड भी कर रहे थे। सो दे पास अ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। सो स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की बात किस कांग्रेस पार्टी के सेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब कि अब हमें अंग्रेजों से कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स का लाइक कोई भी उनके जो बेसिक कांग्रेस पार्टी को आप कह सकते हो अभी तक पेज एंड पर्क्स मिल रहे थे, उनको कुछ ऐसा लाभ नहीं चाहिए था। अब कांग्रेस पार्टी सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की बात कर रही थी। सो ये जो सेशन था स्टूडेंट 31 दिसंबर 1929 को अटेंड किया गया था, एंड दे अडॉप्टेड ट्राई कलर। स्टूडेंट्स, जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, ठीक है, वो कब अडॉप्ट किया था? 31 दिसंबर 1929 इन कांग्रेस पार्टी लाहौर सेशन। सो आपको ये बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स, इस ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा, जो हमारा फ्लैग है, उसका डिज़ाइन किसने किया था? वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर थे, पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया। सो आपको स्टूडेंट्स ये बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। पिंगाली वेंकैया जो थे कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, और उन्होंने इस तिरंगे का डिज़ाइन बनाया था, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1930। स्टूडेंट्स, 26 जनवरी, आपको याद आ रहा होगा 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फिक्स कर देती है कि हम हर साल 26 जनवरी को 1930 से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना सेलिब्रेट कर देंगे। मींस कि कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड करती है कि अब हम अंग्रेज़ों से जो पूर्ण स्वराज है लेके रहेंगे, और हर साल 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हम जब भी अंग्रेज़ों से आज़ादी लेंगे तो कहते जी 26 जनवरी को आज़ादी लेंगे, लेकिन हमें आज़ादी अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना मिली, हमको तो आज़ादी मिली अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। ब्रिटिशर्स ने 15 अगस्त को 1947 को हमें आज़ाद किया था। फिर जब दोबारा हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो जब दोबारा हमारे पास टाइम आया तो हमने 26 जनवरी 1950 को स्टूडेंट्स एज अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया, अपने कंट्री में संविधान को लागू किया। तो उस दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक चीज़ें पता चल गई होंगी। नोट डाउन दीज बेसिक पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसी के ही बाद नतीजा होता है कि 1930 को
सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है गांधी जी का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप ये नोट कर लो बेसिक पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का। सो स्टूडेंट्स, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो था इट वाज स्टार्टेड इन 1930। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने अंग्रेज़ों के आगे 11 पॉइंट अल्टीमेटम रखा। 11 पॉइंट अल्टीमेटम मीन्स कि वही कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, किसके आगे? इरविन के आगे। स्टूडेंट्स, ये कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन था उस टाइम पे? भारत का वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि जिस टाइम पे भारत में गांधी जी ने सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट शुरू किया था उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था? आंसर इज लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के आगे गांधी जी जो है 11 पॉइंट अल्टीमेटम रखते हैं, जिसमें कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की थी, जिसमें बेसिक बातें लिखी थी कि हमारे ऊपर जो फिजूल के टैक्स हैं वो क्यों लगाए गए हैं, ठीक है, और जो हमारे जो ऐसे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर्स जो हैं जिनका कोई क्राइम ही नहीं है, जिनके ऊपर कोई आपको कोई एविडेंस ही नहीं मिलता कि उन्होंने कोई क्राइम किया, फिर भी उनको जेल में क्यों डाला हुआ है। तो ऐसे करके गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों की जो लीकर शॉप्स हैं विलेजेस में या गांव में वो क्यों चलाई जा रही हैं, ठीक है, वो शहर से बाहर क्यों नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ 11 पॉइंट अल्टीमेटम गांधी जी देते हैं, जिसको कि लॉर्ड इरविन उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करता और गांधी जी अपना सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट शुरू करते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1930 में। और जिस टाइम पे सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट हो रहा था उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो हुआ था इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1932, सॉरी 12 मार्च 1930, 1930 में। सो 12 मार्च 1930 में जो है गांधी जी ने सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था स्टूडेंट्स? दांडी मार्च कहा जाता है इसको। इसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था, जहाँ गुजरात में गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, वहाँ से साबरमती आश्रम से जो है शुरू करते हैं पैदल चल के, ठीक है। तो ये जो उनका जो मार्च था ये पैदल मार्च था, तो मतलब कि गांधी जी पैदल चलते जा रहे थे और अपने साथ लोगों को, मास को, भीड़ को अपने साथ इकट्ठा किए जा रहे थे। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी वॉक नियरली 375 किलोमीटर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। तो गुजरात के कोस्टल लाइन पर चलते चलते, ये जो स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी मार्च को और नाम से जाना जाता है सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने साल्ट लॉ के खिलाफ, ठीक है, जो सॉल्ट लॉ था अंग्रेजों का उसके खिलाफ आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था स्टूडेंट्स। तो सॉल्ट सत्याग्रह के खिलाफ गांधी जी जो आंदोलन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी नियरली कितना, लगभग उन्होंने कितना पैदल मार्च किया था? 375 किलोमीटर। कहाँ से? फ्रॉम साबरमती आश्रम, ठीक है। दांडी मार्च जो था स्टूडेंट्स क्यों किया था? सॉल्ट लॉ के खिलाफ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने हम पर एक ऐसा कानून बना दिया कि अब हम अपनी मर्जी से कोस्टल रीजन से जो कच्चा नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, ठीक है, नमक के बड़े बड़े डले से होते हैं, तो अपनी मर्जी से वो कच्चा नमक नहीं ले सकते। हमको ब्रिटिशर्स से जो प्यूरिफाई नमक होता है, जो पैकेट्स में आता है, वही परचेज करना पड़ेगा, वही खरीदना पड़ेगा और उस पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्स पे करनी पड़ेगी। सो होता क्या है, गांधी जी इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये हर एक चीज़ पर हम पे कानून नियम लगाए जा रहे हैं, हर एक चीज़ के हम पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी। एक दिन हो सकता है कि हवा पे भी टैक्स लगा दें, ठीक है, आपको ऑक्सीजन लेनी है उस पर भी टैक्स दो। तो गांधी जी इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे, कहते कि हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हम ही नहीं यूज़ कर पा रहे और हम ही लोगों को, इंडियंस को, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, उनको इस चीज़, हर एक चीज़ के लिए टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के खिलाफ गांधी जी की लड़ाई थी। देन गांधी जी अपना सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे चलाते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इवन गांधी जी को ऑल ओवर इंडिया से सपोर्ट मिलता है, ठीक है, इंडिया की सारी स्टेट्स से जो है लोग गांधी जी के साथ जुड़ने लग जाते हैं। और देन होता क्या है, इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के लिए जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था लॉर्ड इरविन, फिर उसको गांधी जी से बात करनी ही पड़ती है। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आ गए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप ये देखो, टेक योर टाइम, किसी को डाउट लग रहा है देखो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है स्टूडेंट्स। गांधी इरविन पैक्ट मीन्स समझौता। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसमें कि इस पैक्ट में कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्री कर गई थी, मान गई थी कि जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर देंगे और जो सॉल्ट लॉ है उसको हटा देंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, जो लॉर्ड इरविन था वो चाहता था कि आप हमारे खिलाफ जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला रहे हो इंडिया में, इसको रोक दो, इसको स्टॉप कर दो। सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑल दोज पॉलिटिकल रीजंस हु हैड रिमेन नॉन वायलेंट, ठीक है, जो नॉन वायलेंट रहेंगे उनको रिहा कर दिया था, आज़ाद कर दिया गया था। और इस चीज़ का कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को, ठीक है। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ से खुश होके वहीं पे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को भी रोक देते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कराची सेशन ऑफ 1931, 1931 में कांग्रेस पार्टी का कराची सेशन हुआ था, जिसमें कि रेजोल्यूशन पास किया गया था ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम विद द एफर्ट्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। सो नेहरू जो थे उन्होंने और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स के लिए और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए, स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन था इट वाज सेटअप बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो ये चीज़ों के बारे में उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, सोच लिया था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, अपने देश को कैसे चलाने के लिए, लाइक लोगों को, सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाएंगे और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनाएंगे। सो उसके भी हाथ में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स का रेजोल्यूशन पास किया था। अंडरस्टैंड? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने समझा कि कैसे आफ्टर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो इंसिडेंट हुए थे, लाइक साइमन कमीशन भारत में आता है और साइमन कमीशन के विरोध में कैसे साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और जो लाला लाजपत राय थे वो कैसे जख्मी हो जाते हैं उस केस में और फिर जाके उनकी डेथ हो जाती है। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इस पॉलिटिकल सिस्टम का सिनेरियो चेंज हुआ था और महात्मा गांधी जी ने बड़े लेवल पे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट किया, इस डांडी मार्च किया इस सॉल्ट सत्याग्रह के खिलाफ, और उस चीज़ को कैसे कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है गांधी जी को और अपने लेवल पे जो है ब्रिटिशर्स का बाइकआउट करती है। सो स्टूडेंट्स कुछ कांग्रेस पार्टी की हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स थी किसमें कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, किसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स हम कांग्रेस पार्टी के जो इम्पोर्टेंट सेशंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अच्छे से दोबारा वीडियो को देखो, रिवाइंड करो, इसके मैं नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी वाइंड अवर सेशन। ओके, गुड बाय।